देखिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के लिए बात की जाएगी कि थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, हमें क्या पढ़ना है, एग्जाम से क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, देखिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फॉर्म में बेटा थर्मोडायनेमिक्स बहुत वास्ट चैप्टर है और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को समझने के लिए हमें चैप्टर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना थर्मोडायनेमिक्स। बेटा अपना चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। बेटा थर्मोडायनेमिक्स को बोला जाता है बेटा ऊष्मागतिकी। क्या बोलते हैं बेटा? ऊष्मागतिकी। ठीक है, अब ये ऊष्मागतिकी में होता क्या है बेटा? थर्मोडायनेमिक्स को आप लोगों ने बोला बेटा ऊष्मागतिकी। ठीक है, इसमें है क्या? ये ऊष्मागतिकी का सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, या ऊष्मागतिकी का मतलब क्या है? ठीक है, इस ऊष्मागतिकी को बेटा आपने लिखा थर्मो प्लस डायनामिक। ओके, थर्मो को बेटा आप लोग डिफाइन करते हो टेम्परेचर से। किससे बेटा? टेम्परेचर। और टेम्परेचर एक्चुअली में है क्या? ए फॉर्म ऑफ हीट। ये हुआ बेटा आपके पास में टेम्परेचर। और बेटा डायनामिक क्या होता है? मोशन। और टेम्परेचर से कि टेम्परेचर की वजह से क्या जनरेट होता है? हीट। आइए बात समझ में? क्या ट्रांसफर की वजह से ही जनरेट होता है हीट। तो यहां पे आपको क्या पढ़ना है? मोशन ऑफ हीट। मोशन ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। क्या? मोशन ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए सिस्टम। यहां पे एक वर्ड आया बेटा सिस्टम। ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि सिस्टम एक्चुअली में होता है क्या। ठीक है, लेकिन अगर अपन फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें कि फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ना है, ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना है बेटा? मोशन। भाई जब मोशन होगा तभी तो वर्णन होगा। क्या? तब किसी चीज का मोशन होगा तभी उसका वर्णन पॉसिबल है। तो हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है कि एक्सचेंज ऑफ हीट इनटू वर्क एंड एक्सचेंज ऑफ वर्क इनटू हीट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है बेटा कि जो हीट है ना, क्या जो हीट है वो वर्क में किस अकॉर्डिंग चेंज होती है या वर्क हीट में वापस से किस अकॉर्डिंग चेंज होता है। ये सारी चीजें हमें थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करनी होती है। आ रही बात समझ में? क्या ये सारी चीजें हमें थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करनी होती है। अब देखो बेटा, बात ये आती है कि सर हम थर्मोडायनेमिक्स में यदि बात करते हैं कि हीट वर्क में चेंज हो रही है या वर्क हीट में चेंज हो रहा है, ये किस सिचुएशन में चेंज हो रहा होगा, ये सारी बातें हमें यहाँ पे करनी है। ठीक है, अब देखिए बेटा कि थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से फीचर्स आते हैं। क्या? थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से फीचर्स आते हैं। ठीक है, आप लोगों ने बेटा बात की थी मैकेनिक्स की। ठीक है, मैकेनिक्स में आपने क्या देखा था? मोशन ऑफ पार्टिकल। मोशन ऑफ पार्टिकल ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। यदि बेटा अपन मैकेनिक्स के लिए बात करते हैं तो बेटा मैकेनिक्स में आपके पास में कोई भी सिस्टम है, ये आपके पास में कोई भी सिस्टम है, सपोज कीजिए इस सिस्टम के ऊपर जो अप्लाइड फोर्स होगा ना वो क्या होंगे बेटा? एक्सटर्नल होंगे। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होंगे। और एक्सटर्नल फोर्स में क्या आएगा भाई? एक्सटर्नल फोर्स को क्या बोलते हैं? बाह्य बल बोलते हैं। ठीक है, ये इनके ऊपर बाह्य बल आरोपित होते हैं और बाह्य बल आरोपित होने की वजह से ये सिस्टम मूविंग होता है। ठीक है, अब भाई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहे हैं तो इसके पास में एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी भी होगा और एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। तो मैकेनिक्स में क्या होता है बेटा? एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होता है और एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में क्या होगा बेटा कि आपके पास में कोई भी सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर उसके मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे बेटा? उस सिस्टम के मॉलिक्यूल्स होंगे। इन सिस्टम के मॉलिक्यूल्स में भी क्या होगा? मोशन होगा। कंफर्म है, इस सिस्टम के मॉलिक्यूल्स में भी मोशन होगा। लेकिन इस सिस्टम के मॉलिक्यूल्स का मोशन ड्यू टू
इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की वजह से होगा बेटा। यानी थर्मोडायनेमिक्स में आंतरिक गतिज ऊर्जा होगी या आंतरिक स्थितिज ऊर्जा होगी। यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा कैसी होंगी, सिस्टम के अंदर ही होंगी, सिस्टम के बाहर नहीं होंगी। यानी थर्मोडायनेमिक्स में हमें जो भी पढ़ना है वो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में पढ़ना है। आ रही है बात समझ में? अब आप लोग बोलोगे कि सर ये सब कुछ आपने बताया, यहां से आपने बताया कि हमें थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है कि हीट वर्क में चेंज होगा और वर्क वापस से हीट में चेंज होगा। एक्चुअली हीट है ही क्या? हीट क्या है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप होता है। ठीक है बेटा, इसको आप क्या बोलते हो बेटा? ऊष्मा बोलते हो। ठीक है, और ये आपका कार्य होता है, इतना तो सब जानते हो। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है? हीट ऊर्जा का ही एक रूप होता है, विच फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। यानी हीट का फ्लो हमेशा तापांतर की वजह से होता है। टेम्परेचर डिफरेंस मींस तापांतर। ठीक है, विच फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। यानी जो हीट का फ्लो होगा वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होगा। ठीक है, जैसे आपने देखा कि अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात की जाए, इलेक्ट्रिक करंट, तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो होता है? इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो होता है? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात की जाए बेटा कोई भी फ्लूइड यानी लिक्विड क्यों फ्लो होता है? भाई पानी क्यों बहता है? बताइए, दाबांतर की वजह से। दाबांतर क्या है? बोलो, मतलब प्रेशर डिफरेंस। अगर आप लिक्विड फ्लो के लिए बात करना चाहो तो बेटा लिक्विड का फ्लो क्यों होता है? ड्यू टू, बोलो मतलब प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस। और हीट के लिए तो आप लोगों ने बातें कर ली कि हीट का फ्लो क्यों होता है? हीट का फ्लो होता है बेटा टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। आ रही है बात समझ में? तो ये सब कुछ था बेटा आपका थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हमें बात ये करनी है कि इस थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से टर्म्स यूजफुल है। भाई हमें पहले उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी तो हम समझ पाएंगे कि कौन कौन से टर्म्स हैं और उनका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो चलो बेटा बात करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको ना। ठीक है, चलो 1 मिनट देता हूं मैं आपको नोट करने के लिए, और फटाफट से नोट कीजिए, साथ के साथ में नोट कर लीजिएगा ना। ठीक है, अब बेटा यहां पे बात करते हैं थर्मोडायनेमिक टर्म। यानी ऊष्मा गतिकी में कौन कौन से पद आते हैं, या ऊष्मा गतिकी पद, इनको क्या बोला जा सकता है बेटा? ऊष्मा गतिकी पद। कि ऊष्मा गतिकी में कौन कौन से पद काम आते हैं। ठीक है, और इन सारे पदों के बारे में हमें बात करनी है बेटा। सबसे पहला पद आता है सिस्टम। क्या आता है बेटा? सिस्टम। हमें सिस्टम के लिए बात करनी है कि ये सिस्टम होता है क्या है। ठीक है, देखो फर्स्ट टर्म्स आता है आप लोगों के पास में बेटा सिस्टम, और सिस्टम को बोला जाता है बेटा निकाय। सेकेंड वर्ड आता है बेटा आपके पास में सराउंडिंग। सराउंडिंग को बोला जाता है बेटा परिवेश। आ रही बात समझ में? फर्स्ट क्या हुआ बेटा? सिस्टम। सेकंड क्या हुआ बेटा? सराउंडिंग। ठीक है,
पहले हम इन दो के लिए बात करते हैं कि सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा। सिस्टम एक्चुअली क्या है, जिसपे हमें कोई कार्य करना है, क्या जिसपे हमें कोई कार्य करना है वो सिस्टम होगा, या जिसके अंदर कोई भी गैस भरी हुई है, कोई भी गैस भरी हुई है, वो सिस्टम है, वो सिस्टम है। ठीक है, चलो फिर हम बोलोगे कि सर ये सराउंडिंग क्या है। सिस्टम के बाहर जो कुछ है, सिस्टम के बाहर रिमेनिंग जो कुछ भी बचा हुआ है वो सब कुछ सराउंडिंग होगा। आ रही बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बात कर रहे हैं, रसोई है बेटा ये अपने, ठीक है, किचन मान लिया, किचन में बेटा ये अपने केबिन वगैरह है, ठीक है, स्लैब वगैरह कुछ भी ऐसा मान लो, और यहाँ पे बेटा आपका गैस सिलेंडर रखा हुआ है, यहाँ पे आपका गैस सिलेंडर रखा हुआ है, और इस गैस सिलेंडर में गैस भरी हुई है। तो ये जो गैस सिलेंडर होगा वो आपका सिस्टम होगा, और गैस सिलेंडर के बाहर जो भी कुछ बचा हुआ है, यानी इस रसोई का शेष भाग, गैस सिलेंडर के अलावा इस रसोई का शेष भाग, वो क्या होगा बेटा, सराउंडिंग होगा। तो ये रसोई का जितना भी शेष पार्ट बचा हुआ है वो इसके लिए बेटा सराउंडिंग होगा। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल, ठीक है। अब बेटा बात कर रहे हैं कि सर आपने समझाया सिस्टम क्या है, जिसमें क्या होगा, गैस होगा, जिसमें गैस होगा वो बेटा आपका सिस्टम होगा, और सराउंडिंग क्या होगा, उस सिस्टम के बाहर जो कुछ रिमेनिंग बचा हुआ है वो आपका सराउंडिंग होगा। अब सर हमें ये बताइए कि सर हम सिस्टम और सराउंडिंग को एक साथ ही जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा। अच्छी बात है बेटा, देखो अगर आप बात करते हो कि आपने सिस्टम और सराउंडिंग को एक साथ में कंबाइन कर दिया, अगर बेटा सिस्टम और सराउंडिंग को एक साथ जोड़ दोगे तो सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ने के बाद में बेटा यूनिवर्स बनता है। क्या बनता है बेटा? यूनिवर्स बनता है। आ रही बात समझ में? यानी यूनिवर्स जानते हो ना, ब्रह्मांड होता है, ठीक है। अब बेटा बात की जाती है कि टाइप्स ऑफ सिस्टम, क्या बेटा, टाइप्स ऑफ सिस्टम, कि सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं, इसी में लेते हैं बेटा टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। तो देखिए यहां पे बात की जा रही है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ सिस्टम, यानी निकाय के प्रकार। बेटा टाइप्स ऑफ सिस्टम बेसिकली बात करना चाहो तो तीन प्रकार का आपके पास में। कितने प्रकार का बेटा? तीन प्रकार का है। पहला कौन सा है? फर्स्ट आपके पास में ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, ये आपके पास में हुआ बेटा खुला निकाय। सेकंड है आपके पास में बेटा क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम होगा बेटा आपके पास में बंद निकाय। क्या होगा बेटा? बंद निकाय। और तीसरा है बेटा आपके पास में आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम को बोला जाता है बेटा विलगित निकाय, विलगित निकाय। चलो अपन बात करते हैं कि इन निकायों में होता है क्या है ऐसा कि इनको आपने सेपरेट सेपरेट रखा, ठीक है। आपके पास में कोई भी सिस्टम है, सिस्टम में बेटा दो चीज होती है, सिस्टम में दो चीज होती है। पहली चीज होती है मैटर और दूसरी चीज होती है एनर्जी। फर्स्ट होती है आपके पास में बेटा मैटर, मींस द्रव, और दूसरी चीज होगी बेटा आप लोगों के पास में एनर्जी, ऊर्जा, ठीक है। यानी कोई भी सिस्टम ऐसी दो चीजें रखता है। क्या क्या रखता है कोई भी सिस्टम? सिस्टम के पास में मैटर होगा और मैटर के साथ में एनर्जी भी होगी। यदि किसी सिस्टम के लिए बात की जाए, मैंने मान लिया कि ये मेरे पास में कोई सिस्टम है, ये मेरे पास में कोई सिस्टम है, और इस सिस्टम में ये पार्टिकल्स हैं,
मैटर है भाई, तो इससे क्या हो सकता है बेटा, एक्सचेंज। क्या? एक्सचेंज। यदि किसी सिस्टम से मैटर और एनर्जी दोनों का ही एक्सचेंज होता है तो वो बेटा ओपन सिस्टम होता है। ठीक है, यानी एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी, यानी वह निकाय जिससे मैटर और ऊर्जा एनर्जी दोनों का ही आदान प्रदान संभव है, वो क्या होगा बेटा आपके पास में, ओपन सिस्टम होगा। क्या होगा बेटा, ओपन सिस्टम होगा। अब सेकंड आता है बेटा बंद निकाय। ठीक है, बंद निकाय में क्या होता है बेटा, ये आपके पास में कोई भी निकाय मान लो, ये आपके पास में निकाय है, इस निकाय में ये गैसियस पार्टिकल है, मतलब मैटर रखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, अब बेटा इसमें क्या होगा कि एक्सचेंज ऑफ हीट, एक्सचेंज ऑफ हीट या एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी तो बेटा क्या है, पॉसिबल है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ मैटर पॉसिबल नहीं होगा, यानी इससे मैटर बाहर नहीं निकल सकता। आ रही है बात समझ में? यानी वह निकाय जिससे ऊर्जा का आदान प्रदान संभव है, क्या? वह निकाय जिससे ऊर्जा का आदान प्रदान संभव है लेकिन मैटर का आदान प्रदान संभव नहीं हो, उसे बोला जाता है बेटा बंद निकाय। थर्ड वाले के लिए बात करते हैं बेटा, थर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बेटा? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए बात की जाए तो आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मैटर का एक्सचेंज होगा और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होगा, यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, देखो ये आपने सपोज किया सिस्टम है और इस सिस्टम में ये गैसियस पार्टिकल है, सिस्टम में क्या है बेटा, गैसियस पार्टिकल है। गैसियस पार्टिकल बोले तो इसमें ये मैटर हो गया, अरे हुआ नहीं हुआ, हो गया ना। तो देखिए बेटा ये हुआ आपके पास में एनर्जी और ये इसके साथ में इसका मैटर। तो क्या होता है बेटा, विलगित निकाय में ऊर्जा और मैटर का सराउंडिंग से कोई भी एक्सचेंज नहीं होता, यानी जो जहां है वो वहीं बना रहेगा, जो जहां है वो वहीं बना रहेगा, यानी किसी भी चीज का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा, वो बेटा हो जाता है क्या, विलगित निकाय। आगे बात समझ में? बिल्कुल। चलो नेक्स्ट टॉपिक के लिए बात करते हैं बेटा इंटरनल एनर्जी। क्या? इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा में क्या होता है, ठीक है, देखो इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। ओके, अब बेटा मुझे बताइए कि कोई भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम के लिए बात की जाती है। ठीक है, उस सिस्टम में कुल जो एनर्जी होगी ना, कुल ऊर्जा, वो यू के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है बेटा। आगे बस समझ में? तो किसी भी निकाय के लिए कुल ऊर्जा उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का समेशन होती है। इतनी तो बेटा बात समझ में आती है आप लोगों को? क्या किसी भी सिस्टम के लिए उसकी कुल ऊर्जा, उसमें उपस्थित गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। आगे बात समझ में? बिल्कुल। अब देखिए बेटा, अगर अपन थर्मोडायनेमिक्स के लिए बात करते हैं, किसके लिए बेटा, थर्मोडायनेमिक्स में, तो बेटा इन थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स में बेटा जो के है ना, वो कितना होता है बेटा, 3/2 kT प्रति अणु, या Ke = 3/2 RT
प्रति मोल। ऐसा होता है क्या बेटा? बिल्कुल, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा कि थर्मोडायनेमिक्स में पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। इसमें ये पोटेंशियल एनर्जी होती है P इक्वल टू माइनस के अपॉन आर, जहां ये ना के वो होता है बेटा अंतराण्विक बल नियतन, अंतराण्विक बल नियतन, इंटरमोलिकुलर फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलूं बेटा मैं इसको? इंटरमोलिकुलर फोर्स कांस्टेंट। और ये क्या होता है बेटा? आर गैसीय पार्टिकलों के मध्य की दूरी। आर क्या बेटा? यहाँ पे गैसीय कणों के मध्य की दूरी, गैसीय कणों के मध्य की दूरी, सेपरेशन बिटवीन टू गैसेस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब बेटा देखिए, अगर बात की जाए आदर्श गैस के लिए, किसके लिए बेटा? आदर्श गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस। बेटा आदर्श गैस में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आइडियल गैस के पार्टिकलों के बीच में कोई भी अंतराण्विक बल कार्यरत नहीं होता है। क्या? कोई भी अंतराण्विक बल कार्यरत नहीं होता है। अगर कोई भी अंतराण्विक बल कार्यरत नहीं होगा तो आइडियल गैस के लिए P का वैल्यू 0 होगा। कितना होगा? 0। P इक्वल टू 0, बिकॉज क्योंकि अंतराण्विक बल अनुपस्थित होता है। आदर्श गैस के केस में अंतराण्विक बल क्या होगा बेटा? 0। अगर अंतराण्विक बल 0 होगा तो स्थितिज ऊर्जा भी 0, ठीक है। अब देखिए बेटा कि टोटल एनर्जी होती क्या है? टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई बेटा? 0 हो गई। तो बोलो U इक्वल टू क्या बचा? K ही बचा है क्या? तो आप लोग क्या बोलोगे कि किसी भी आइडियल गैस के लिए कुल ऊर्जा, क्या? किसी भी आइडियल गैस के लिए कुल ऊर्जा में केवल और केवल उसकी गतिज ऊर्जा का ही योगदान होता है, स्थितिज ऊर्जा का कोई भी योगदान नहीं होता। आ रही है बेटा बात समझ में? ठीक है, चलो ऐसा हो। अब देखिए कि इस आंतरिक ऊर्जा के लिए और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। इस आंतरिक ऊर्जा के लिए और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं वो देखिए बेटा। इसके लिए बेटा कुछ पॉइंटों के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर किसी भी सिस्टम के लिए आंतरिक ऊर्जा की बात की जाए, किसी भी सिस्टम के लिए आंतरिक ऊर्जा की बात की जाए, ठीक है, तो देखो कि किसी भी निकाय की आंतरिक ऊर्जा केवल आरंभिक एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर होती है। ठीक है, आप क्या बोलोगे कि इंटरनल ऊर्जा, ठीक है, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल सिचुएशन एंड फाइनल सिचुएशन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ पाथ। यानी ये रास्ते पे डिपेंड नहीं करती, ओनली ऑन उस रास्ते की आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पे डिपेंड होती है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, इसलिए ये क्या है बेटा, बिंदु फलन है, बिंदु फलन है। आ रही बात समझ में, यानी पॉइंट फंक्शन है।
पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं बेटा, जो आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। ये बेटा मात्रात्मक गुण है। मात्रात्मक गुण मतलब ये पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है? पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड होता है। आ रही है समझ में? ठीक है, इस प्रकार से ये होता है बेटा आपका आंतरिक ऊर्जा, ठीक है। इसके बाद में बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास में इंडिकेटर डायग्राम, सूचक आरेख। क्या बेटा? सूचक आरेख। सूचक आरेख के लिए बात करते हैं। देखो बात की जाती है बेटा यहाँ पे सूचक आरेख। सूचक आरेख, सूचक आरेख को बोला जाता है बेटा इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम। अब देखो बेटा आप लोग बोलोगे कि सर ये सूचक आरेख होता है क्या करना होता है? आपको मैंने बताया बेटा थर्मोडायनेमिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना होता है बेटा, पी के बारे में पढ़ना होता है, वी के बारे में पढ़ना होता है, टी के बारे में पढ़ना होता है और नंबर ऑफ मोल्स के बारे में पढ़ना होता है। आधी बात समझ में? ठीक है, यहाँ पे अपने पास में जो मेनली क्वांटिटी है वो है बेटा पी है, वी है और टी है, ठीक है। ये सूचक आरेख यह बताता है कि आपके पास में यदि ऊष्मा गतिकी के दो पद हैं तो आप स्वतः ही तीसरा पद ज्ञात कर सकते हो, या किसी भी वक्र में ऊष्मा गतिकी के दो पद बता रखे हैं तो तीसरा पद आपको ऑटोमेटिक फाइंड आउट हो जाएगा और इसी को बोला जाता है बेटा सूचक आरेख। क्या? सूचक आरेख। देखो आपके पास में दो पद होने चाहिए तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? तीसरा पद मिल जाएगा, ठीक है। देखो किस प्रकार से मिलेगा, यदि आपको P बता रखा है और V बता रखा है, P बता रखा है और V बता रखा है तो आपको क्या मिल जाएगा? P मिल जाएगा। अरे सीखा है ना बेटा किसमें? बॉयल्स लॉ में। बिल्कुल याद करो, वो भी तो बेटा एक क्या था? सूचक आरेख था। सेकंड बात की जाए बेटा V बता रखा है और T बता रखा है तो बेटा क्या मिल जाएगा? P मिल जाएगा। P कहां पे था बेटा? चार्ल्स नियम में था क्या कांस्टेंट? और यदि बेटा आपको P बता रखा है और T बता रखा है तो बेटा थर्ड क्वांटिटी क्या मिल जाएगी? वॉल्यूम मिल जाएगी। अरे मिलेगी नहीं मिलेगी? ये कौन सा हो गया बेटा? गैल्वनी नियम हो गया। ये हो गया बेटा आपका गैल्वनी नियम। यानी सूचक आरेख में क्या होता है बेटा, जो भी आपको डायग्राम मिले हैं कौन कौन से, इधर देखो बेटा ये P का और V का डायग्राम कुछ ऐसे मिला था, ये भी एक क्या है? सूचक आरेख है जो किसका वैल्यू व्यक्त कर रहा है? टेम्परेचर का वैल्यू व्यक्त कर रहा है, ठीक है। इधर V और T के बीच में अगर हम ग्राफ खींचना चाहो, V और T के बीच का ग्राफ, तो आपको ये एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मिलेगा और जो किसका वैल्यू देगा बेटा? P का वैल्यू देगा। और यदि आप P और T के फॉर्म में ग्राफ ड्रॉ करते हो, किसके फॉर्म में बेटा? P के फॉर्म में और T के फॉर्म में, तो बेटा तो P और T के फॉर्म में ये ग्राफ भी आपको एक सीधी रेखा के रूप में मिलेगा जो आपको वॉल्यूम का वैल्यू देगा, ठीक है। ये होता है बेटा आपका सूचक आरेख यानी इंडिकेटर डायग्राम। नेक्स्ट पे आता है बेटा आपके पास में अवस्था समीकरण। क्या बेटा? अवस्था समीकरण। ये अवस्था समीकरण होता क्या? क्या अवस्था समीकरण होता है क्या? चलो बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपके पास में अवस्था समीकरण। अवस्था समीकरण स्टेट इक्वेशन। स्टेट इक्वेशन यानी ऐसा कोई भी समीकरण जो P, V, T और N के मध्य संबंध बताता है। क्या बेटा? ऐसा कोई भी समीकरण जो P, V, T और N के मध्य संबंध बताता है उसे ही अवस्था समीकरण कहा जाता है।
तो बेटा क्या हुआ, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी। यही क्या होता है बेटा, स्टेट फंक्शन होता है, ध्यान रखना, या स्टेट इक्वेशन होता है, स्टेट इक्वेशन, ठीक है। यानी वह समीकरण जो पी वी टी और एन के मध्य संबंध बताता है, अवस्था समीकरण क्या होता है। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब बेटा एक टॉपिक और आता है आपके पास में, तापीय साम्य। क्या आता है बेटा, तापीय साम्य। देखो नेक्स्ट टॉपिक के लिए बात की जाती है बेटा तापीय साम्य। तापीय साम्य, तापीय साम्य को बोला जाता है बेटा थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी तापीय साम्य में क्या होता है, ठीक है। देखो अगर अपन मैकेनिक्स की बात करते हैं, एक साइड मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं अभी, मैकेनिक्स में आपने एक वर्ड देखा था साम्यावस्था। साम्यावस्था में मैंने आप लोगों को बेटा ये समझाया था कि साम्यावस्था में नेट फोर्स जीरो और टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां अगर मैं तापीय साम्यावस्था की बात ना करके सिर्फ मैं एक साम्यावस्था की बात कर रहा हूं, सिर्फ मैं एक साम्यावस्था की बात कर रहा हूं, तो साम्यावस्था में क्या होना चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स में P V T कांस्टेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा, P V और T कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है। लेकिन स्पेशल नाम है यहाँ पे तापीय साम्यावस्था, तो बताओ क्या होना चाहिए, ताप का मान नियत होना चाहिए ना, ठीक है। अगर देखो एक साइड अगर मैं मैकेनिक्स की बात करना चाहूं, इन मैकेनिक्स में क्या होगा बेटा कि अगर कोई भी सिस्टम साम्यावस्था में होगा तो उसके लिए एफ नेट जीरो होना चाहिए और टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो सिस्टम मैकेनिक्स के फॉर्म में साम्यावस्था में होगा। लेकिन यदि थर्मोडायनेमिक्स में बात की जाए, किसमें बेटा, थर्मोडायनेमिक्स में बात की जाए, इन थर्मोडायनेमिक्स तो थर्मोडायनेमिक्स में अगर किसी चीज को आपको साम्यावस्था में लाना है तो उसके लिए P, V, T और N का वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यहां हमसे बोला गया है तापीय साम्यावस्था, तो तापीय साम्यावस्था में क्या बोलोगे बेटा कि ताप का मान नियत होना चाहिए, ठीक है। देखो किस प्रकार से ताप का मान नियत होगा। यहां सपोज किया बेटा मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट A है और ये ऑब्जेक्ट B है और ये ऑब्जेक्ट C, ऑब्जेक्ट A, ऑब्जेक्ट B और ऑब्जेक्ट C, ठीक है। यदि A और B, यदि A और B दोनों, यदि A और C दोनों समान ताप पर है एवं B और C भी समान ताप पर है, क्या बेटा, यदि A और C समान ताप पे है एवं B और C समान ताप पे है, तब यह जरूरी होगा कि A और B भी समान ताप पे होंगे। क्या बोला बेटा कि TA इक्वल टू TC है, यानी A का तापमान और C का तापमान बराबर था, B का तापमान और C का तापमान बराबर था, तो बताओ जरूरी होगा ना कि TA इक्वल टू TB। अरे यार बेटा सपोज करो मैं खुद हूं और मेरा कोई दोस्त है और उस दोस्त का भी कोई एक और दोस्त है, ठीक है। तो बेटा क्या हुआ, दोस्त का दोस्त दोस्ती तो होता है। अरे आई ना बात समझ में। तो यहां पे भी बेटा यही पॉसिबिलिटी है कि यदि A का टेम्परेचर और C का टेम्परेचर समान है एंड B का टेम्परेचर और C का टेम्परेचर भी समान है, तब A और B दोनों का टेम्परेचर भी समान होगा और इसी को कहा जाता है बेटा तापीय साम्यावस्था। आ गई बात समझ में, ओके। चलो देखते हैं बेटा आगे ना, इसके बाद में आगे बात करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक के लिए बेटा बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, देखो नेक्स्ट है साइक्लिक प्रोसेस एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस को बोला जाता है बेटा चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम। और जो बेटा ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस हुआ ना, वो बोला जाता है बेटा अचक्रीय प्रक्रम। अचक्रीय प्रक्रम। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं कि सर इस चक्रीय प्रक्रम में क्या होगा और अचक्रीय प्रक्रम में क्या होगा। आपके पास में थर्मोडायनेमिक्स में क्या है बेटा, वेरिएबल है P, V, T और N। ठीक है, यदि कोई सिस्टम मूविंग हो और वो वापस से अपने स्टार्टिंग वाले पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने ये कोई वक्र बनाया, ये P और V के रेस्पेक्ट में लिखा हूं। यहाँ पॉइंट कोई A है, ये मूविंग हुआ B पे, A टू B मूविंग हुआ, और मूविंग होके बाद में वापस से कहाँ आ गया, वापस A पे आ गया। यानी A से चलना स्टार्ट हुआ और वापस से A पे आ गया। तो जो क्वांटिटी इसकी यहाँ पे थी, वही वैल्यू इसको वापस से यहीं पे मिलनी चाहिए। ठीक है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई प्रक्रम जिस पॉइंट से स्टार्ट हो और वो वापस उसी पॉइंट पे आ जाए तो वो चक्रीय प्रक्रम। अचक्रीय प्रक्रम में क्या होगा या नॉन साइक्लिक में क्या होगा कि जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है या जिस सिचुएशन से स्टार्ट हुआ है वो वापस से उस सिचुएशन पे ना लौट के आए। ठीक है, देखो ये V है और ये P है। यहां से A पॉइंट से कोई सिस्टम मूव हुआ और B पे पहुंच गया, A से पहुंच के वो बेटा B पे गया, तो देखो वो वापस से तो बैक नहीं हो रहा ना। अरे A इसके लिए क्या है, इनिशियल पोजीशन है, और B इसके लिए क्या है बेटा, फाइनल पोजीशन है। लेकिन इसमें क्या होता है बेटा कि चक्रीय प्रक्रम में इनिशियल पोजीशन इक्वल टू फाइनल पोजीशन। अगर किसी सिस्टम में इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही पॉइंट पे हो तो वो चक्रीय प्रक्रम होगा। और चक्रीय प्रक्रम में देखो बेटा डेल्टा यू यानी आंतरिक ऊर्जा में चेंजेस हमेशा 0 हो। कितना होगा, हमेशा 0 होगा। लेकिन अचक्रीय प्रक्रम में डेल्टा यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो बेटा ये होता है आपका चक्रीय प्रक्रम और अचक्रीय प्रक्रम। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि कार्य की गणना कैसे करें। क्या कार्य की गणना कैसे करें कि किसी सिस्टम पे होने वाला कार्य कितना होगा, क्या किसी सिस्टम पे होने वाला कार्य कितना होगा और उस कार्य की गणना किस प्रकार से की जाए। तो चलो देखते हैं। बड़े यहां पे हम बात कर रहे हैं कि निकाय पर होने वाले कार्य की गणना। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ वर्क ऑन ए सिस्टम, यानी किसी सिस्टम पे होने वाले कार्य की गणना करनी है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में बेटा बेसिकली मैंने आपको बताया कि हमें किसी भी ना गैस सिलेंडर के लिए बात करनी होती है। ठीक है, यहां बेटा मैंने सपोज किया ये मेरे पास में कोई गैस सिलेंडर है। ओके, ये इस गैस सिलेंडर के लिए ये पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पे ये पिस्टन लगा हुआ है।
ठीक है। ये क्या है बेटा, पिस्टन है, और ये पिस्टन है ना मूविंग है, यानी गतिशील है, ठीक है। जब इसके अंदर अभी इस सिचुएशन में गैस भरी हुई है बेटा, कोई भी गैस भरी हुई है, मान लो इस सिस्टम के अंदर कोई भी गैस है, आपने क्या किया बेटा, जो ये पिस्टन लिया, इस पिस्टन का जो क्षेत्रफल है ना, एरिया, वो ए है, और इस पिस्टन पे एफ फोर्स अप्लाई कर दिया। कितना बल अप्लाई किया बेटा, एफ बल अप्लाई कर दिया। तो ये एफ बल इस पिस्टन के ऊपर दाब लगाएगा, अरे लगना चाहिए ना। तो देखिए बेटा कि दाब क्या होता है बेटा, प्रेशर, P इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो बोलो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, P। अब मैंने बोला बेटा आपको कि ये मूविंग पिस्टन है, एफ फोर्स लगाने से ये विस्थापित होगा, डिस्प्लेस होगा ना, और ये एफ फोर्स लगाने से ये डिस्प्लेस होके बेटा यहां पे आ गया, ये इस साइड में यहां पे आ गया। तो यहां पे आ गया बेटा, इसके द्वारा तय दूरी कितनी हुई, dx दूरी इसने तय की होगी। अगर एफ फोर्स लगाने से इसने dx दूरी तय की, तो भाई पहले इसका वॉल्यूम ज्यादा था और अब वॉल्यूम देखो, कुछ फर्क हुआ, बिल्कुल, यानी इसका वॉल्यूम चेंज हो गया। क्या हुआ बेटा, इसका वॉल्यूम चेंज हो गया, ठीक है। तो एफ फोर्स से dx क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो देखो बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनते चलना कि वी नो दैट आप जानते हो और हम भी जानते हैं, क्या जानते हो बेटा, कि वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, बिल्कुल। तो W इक्वल टू F कितना है बेटा, PA इनटू dx। अब बेटा ये देखिए कि एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या वॉल्यूम बनता है, क्या आयतन बनता है ना। तो कितना हुआ बेटा ये W इक्वल टू P इनटू dV। लेकिन ध्यान से सुनो कि ये dW के फॉर्म में होगा, क्योंकि अल्प विस्थापित हो रहा है तो वर्क डन भी अल्प होगा, ठीक है। आपने क्या किया बेटा, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर दी। जब तक आपने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया या जब भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तब तक वर्क डन कितना था, 0। और फाइनल सिचुएशन में वर्क डन कितना हो रहा है बेटा, W हो रहा है। तो वर्क डन की जो बाउंड्री कंडीशन है वो कहां से कहां तक अप्लाई होनी चाहिए, 0 टू W। और वॉल्यूम में चेंजेस कितना हुआ होगा, V, I से VF। तो देखो कि इंटीग्रेशन dW 0 टू W इक्वल टू P कांस्टेंट इंटीग्रेशन dV, कहां से कहां तक बेटा, VI से VF। ये क्या है, यानी इनिशियल सिचुएशन का वॉल्यूम, और VF क्या है बेटा, फाइनल सिचुएशन का वॉल्यूम। तो देखिए बेटा इसको सोल्व करोगे तो कितना आ गया, W इक्वल टू P, और ये हो गया बेटा VF माइनस VA। तो क्या लिखोगे बेटा, W इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। तो यही क्या होता है, इस सिस्टम के द्वारा जितना भी वर्क डन होता है वो W इक्वल टू P इंटू डेल्टा V होता है, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं कि पीवी डायग्राम द्वारा वर्क डन का कैलकुलेशन कैसे किया जाए। क्या पीवी डायग्राम द्वारा वर्क डन का कैलकुलेशन किस अकॉर्डिंग किया जाए, ठीक है। देखो चलो देखो बेटा बात करते हैं कि पीवी वक्र द्वारा कार्य की गणना, ठीक है। पीवी वक्र द्वारा कार्य की गणना, कि पीवी वक्र द्वारा कार्य की गणना किस प्रकार से की जाती है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ वर्क बाय पीवी कर्व, कि पीवी कर्व द्वारा किस प्रकार से कार्य का मान ज्ञात करना होता है। देखो बेटा आपको कोई भी पीवी वक्र दे, आपको कोई भी वो पीवी वक्र दे, सपोज करो ये मेरे पास में कोई पीवी वक्र है,
इधर V है और इधर P, ठीक है। और मैंने क्या किया बेटा यहाँ पे कि इस प्रकार से बना दिया, ये A पॉइंट B पॉइंट और यहां से मूव करता हूं यहाँ पे लाने से, ठीक है। ये इस प्रकार से मूविंग था, ओके। तो मुझे कार्य की गणना करनी है, तो कार्य की गणना में मुझे क्या करना होगा कि पीवी वक्र में जितना छायांकित भाग होता है, क्या बेटा, पीवी वक्र में जितना छायांकित भाग होगा, ठीक है, एरिया ऑफ जितना भी, ये वक्र यही नहीं कि ये कि ना इसी स्ट्रक्चर हो, ये वक्र किसी भी स्ट्रक्चर का हो सकता है, ठीक है। जितना स्ट्रक्चर का एरिया होगा वही उसके लिए वक्रण का वैल्यू होगा, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं कि इनका साइन क्या साइन कन्वेंस कि वक्रण का वैल्यू किस अकॉर्डिंग से पॉजिटिव होगा और किस अकॉर्डिंग से नेगेटिव होगा। तो यदि बेटा एक्सपेंशन के केस में आता है, यानी प्रसार का केस, तो प्रसार के केस में आपको वक्रण पॉजिटिव मानना है। और यदि कंप्रेशन का केस आता है, यानी संकुचन का केस आता है, तो संकुचन के केस में वक्रण नेगेटिव। लेकिन अब आप बोलोगे कि सर अगर हमें क्वेश्चन में ना तो एक्सपेंशन मिले ना कंप्रेशन मिले, तो हम लोग ना कैसे पहचानेंगे? बिल्कुल सही बात है बेटा, मैं पहचानने के लिए आपको बात बताता हूँ। यदि डायग्राम में आपको डायरेक्शन देखना होता है, फिर अगर ये चीजें नहीं बता रखी हो तो आपको डायरेक्शन देखनी होती है। यदि डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, कैसी है बेटा, क्लॉकवाइज है डायरेक्शन, क्लॉकवाइज जानते हो ना, दक्षिणावर्त। यदि डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज के केस में पॉजिटिव होगा, और यदि डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, डायरेक्शन कैसी है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज है, यानी वामाव्रत है, उस सिचुएशन में वक्रण नेगेटिव होगा। आ रही बात समझ में? तो बेटा ध्यान रखना कि जब भी पीवी डायग्राम मिले और आपसे कार्य का मान पूछे, तो कार्य का मान आपको किस प्रकार से निकालना होता है कि पीवी वक्र के छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलो देखते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करके कि किस प्रकार से ये छायांकित भाग निकालते हैं। ये तो था बेटा किसके लिए, चक्रीय प्रक्रम के लिए, ठीक है। न्यूमेरिकल से बेटा समझते हैं। चलो देखो बेटा बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। सबसे पहले बेटा मैं बात करता हूं कि मेरे पास में कुछ इस प्रकार का वक्र बता रखा है, सॉरी ये V है और ये P है, वक्र इस प्रकार का है, ठीक है। अब बताइए बेटा कि इसके लिए कार्य का मान कितना होगा। क्या करोगे बेटा, सिंपल सा डायग्राम देखो और इसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर दो। यार पहली चीज तो मुझे बताओ कि वक्रण पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सर ये तो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है सर। अगर सर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो आपको इसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। और ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, ट्रायंगल के फॉर्म में दिख रहा है, तो बताओ वक्रण कितना होगा भाई, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव तो क्यों होगा, क्योंकि ये कैसे घूम रहा है बेटा, घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है। अब बताओ कि ट्रायंगल के लिए क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस कितना है बेटा इसका, v2 माइनस v1, और हाइट कितनी है बेटा, v2 माइनस v1। ये इसके लिए वक्र हो गया, हुआ नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल और सॉल्व करते हैं बेटा। इधर v है और इधर बेटा p है। ये आपको स्ट्रक्चर एक रेक्टेंगल के फॉर्म में बता रखा है, ठीक है। और बोला है कि ये रेक्टेंगल इस अकॉर्डिंग मूव हो रहा है। ठीक है। अब इसके लिए देखो बेटा कि वक्रण होगा जो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सबसे पहले तो ना ये चेक करते हैं। देखो ये कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है,
तो क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए वर्क डन तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब कितना होगा, इस रीजन का शेडेड एरिया, इसका शेडेड एरिया क्या होगा, ट्रायंगल, ट्रायंगल के लिए क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो देखो कि W इक्वल टू पॉजिटिव लेंथ कितना होगा V2 माइनस V1 और कितना होगा V2 माइनस P1। इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं बेटा और स्ट्रक्चर देखते हैं और उनके लिए किस प्रकार से ये फाइंड आउट होगा। चलो देखते हैं। अगर बेटा आपको इस प्रकार से बताया होगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनते चलना। इसके लिए फाइंड आउट करना होगा बेटा और इसका डायरेक्शन इस प्रकार से। तो बेटा सबसे पहले डायरेक्शन देखो कैसे है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये कैसे रोटेट हो रहा है बेटा, क्लॉकवाइज। तो इस पार्ट का ही तो तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो बोलो वर्क डन क्या होगा इसका, बोलो ये क्या लिखा जा सकता है, पाई r1 into r2, पाई r1 r2। भाई r1 r2 निकालना है तो देखो ये तो इसके लिए पूरा क्या हुआ, डायमीटर हुआ, और ये वाला भी डायमीटर हुआ। रेडियस क्या होता है बेटा, डायमीटर बाई 2 होता है। तो देखो बेटा वर्क डन तो अगर इसका पॉजिटिव है, क्या वर्क डन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वर्क डन होगा। तो W इक्वल टू कितना होगा, पाई कितना हुआ ये V2 माइनस V1 बाई 2, और ये कितना हुआ बेटा P2 माइनस P1 बाई 2। इस पूरे को सोल्व करोगे तो W इक्वल टू भाई पॉजिटिव है ना वर्क डन, तो कितना हुआ पाई बाई 4 V2 माइनस V1, और ये कितना हुआ बेटा P2 माइनस P1। अब बेटा बात करते हैं कि अगर इसका डायरेक्शन क्या कर दिया जाता, एंटी क्लॉकवाइज कर दिया जाता, एंटी क्लॉकवाइज। इसी न्यूमेरिकल के लिए बात कर रहा हूं। तो बेटा मैग्नीट्यूड तो उतना का उतना होता, लेकिन साइन चेंज हो जाता। इसमें क्या हो जाता बेटा, नेगेटिव वर्क डन हो जाता। क्या हो जाता, नेगेटिव वर्क डन हो जाता। ये सभी थे साइक्लिक, किसके लिए, साइक्लिक के लिए, ठीक है। अब बेटा अगर नॉन साइक्लिक के लिए वर्क डन का वैल्यू पूछ लिया जाए तो नॉन साइक्लिक के केस में वर्क डन का वैल्यू किस अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। वर्क डन इन नॉन साइक्लिक प्रोसेस, कि नॉन साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन किस अकॉर्डिंग से फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है भाई। वही पीवी कर्व द्वारा फाइंड आउट होगा। इधर बी है और इधर पी है। मैंने बेटा ये कोई वक्र बना दिया इतना सा, ये ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ठीक है। ये यहां से मूव कर रहा है बेटा, इस अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। अब आपसे बोला गया है कि इसके लिए वर्क डन का वैल्यू कितना होगा। भाई हमें क्या चाहिए, वर्क डन के लिए एक फिक्स ज्योमेट्री चाहिए, एक फिक्स ज्योमेट्री चाहिए, मतलब बंद स्ट्रक्चर चाहिए। तो यहाँ पे बंद स्ट्रक्चर नहीं है, तो जब भी बंद स्ट्रक्चर ना हो तो एक्स एक्सेस पे परपेंडिकुलर डाल दिया करो, ठीक है। अगर आप एक्स एक्सेस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो बेटा ए पॉइंट से डालोगे परपेंडिकुलर, और ये सी पॉइंट से डालोगे परपेंडिकुलर, तो ये डी बिंदु पे, ये ई बिंदु पे। अब बेटा इसका आपको क्या निकालना है, बोलो, मतलब क्रॉस सेक्शन निकालना है, ठीक है। तो देखो बेटा W इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, पॉजिटिव वर्क डन होगा, कितना हुआ एरिया ऑफ, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे वापस से लेकर आना है, एरिया ऑफ ए बी सी डी ई ए। बन गया आपका न्यूमेरिकल। नेक्स्ट अगर बात करना चाहो इसी के बेस, इधर V है और इधर बेटा P है, आपको ये लाइन इस अकॉर्डिंग होती तो क्या करते हैं, चलो बेटा कोई बात नहीं, ये A पॉइंट, B पॉइंट और ये बेटा C पॉइंट, इस अकॉर्डिंग
यहां से आपको ये करना होता तो आप यहां से ये ड्रॉ कर देते, तब भी क्या होता बेटा, एरिया ऑफ बगल में कितना होता है, पॉजिटिव होता, कितना होता है, एरिया ऑफ ए बी सी ए बी सी ए, क्योंकि मैंने क्या बोला, जो जहां से स्टार्ट हो उसको वहीं पे लाना होता है, मतलब नॉन साइक्लिक प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस में चेंज करना होता है। आगे बेटा बात समझ में, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। और आपके पास में कोई एक सिस्टम बता रखा है बेटा, एक कोई सिस्टम बता रखा है, गैस सिलेंडर सिस्टम है, क्या बेटा, गैस सिलेंडर सिस्टम है कोई भी, फॉर ए गैस सिलेंडर सिस्टम, फॉर ए गैस सिलेंडर सिस्टम, उसका बेटा जो प्रेशर है ना वो चेंज हो रहा है, कि इसके अकॉर्डिंग हो रहा है, वेयर A and B आर कॉन्स्टेंट, ए और बी क्या है बेटा, कांस्टेंट है, ठीक है। वॉल्यूम एक्सपेंड फ्रॉम V1 टू V2, वॉल्यूम को क्या किया बेटा, V1 से बढ़ाकर V2 कर दिया। तो इस सिचुएशन में पूछा गया है कि वर्क डन का वैल्यू क्या होगा, फाइंड वर्क डन। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा कि वर्क डन किस अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है। आप लोगों को बेटा जो चीज दी हुई है वो देखो, गिवन दैट P इक्वल टू A अपॉन B प्लस B दिया हुआ है, वी नो दैट, आप जानते हो और मैं भी जानता हूं बेटा कि वर्क डन इक्वल टू P इंटीग्रेशन VI टू VF इनटू D, ऐसा भी लिख सकते हो, या P यहाँ पे V के फॉर्म में है तो P अंदर भी जा सकता है। तो देखो बेटा कितना होगा ये, W इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 से V2, P का वैल्यू कितना है, A अपॉन B प्लस B इंटू dV, इसको बेटा सेपरेट करके लिखोगे तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन V1 से V2 A अपॉन B dV प्लस इंटीग्रेशन V1 से V2 B dV, ऐसा लिखा जा सकता है। इसको बेटा सिंपलीफाई करोगे तो देखो A कांस्टेंट बाहर आ गया, dV अपॉन V का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln V V1 V2, यहाँ से देखो V कांस्टेंट आ गया, और देखो dV का इंटीग्रेशन V होगा तो कितना होगा, V V2 V1, इसको बेटा सिंपलीफाई करते हो तो कितना होगा ये, W इक्वल टू A ln V2 माइनस ln V1 प्लस B V2 माइनस V1, आपको पता है बेटा log m माइनस log n, log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n होता है ना, तो बताओ बेटा कितना होगा, W इक्वल टू A ln V2 अपॉन V1 प्लस B V2 माइनस V1, ये इस सिस्टम के लिए वर्क डन होगा। ओके ठीक है बेटा, अच्छे से देखो और अच्छे से नोट